हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 8 क्वाड्रिलैटरल्स इंट्रोडक्शन। तो चैप्टर 8 क्वाड्रिलैटरल्स स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वाड्रिलैटरल्स क्या होता है बेटा? क्वाड्रिलैटरल्स, एक क्वाड्रिलैटरल हैज़ 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। तो कोई भी ऐसी फिगर जिसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं एंड 4 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। अब क्वाड्रिलैटरल जो है हमारे कई टाइप के होते हैं। जैसे क्वाड्रिलैटरल हमारा रोम्बस भी हो सकता है, क्योंकि रोम्बस के अंदर भी हमारी 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं एंड 4 वर्टिसेस होते हैं। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम भी हमारा एक क्वाड्रिलैटरल है। ये है हमारी काइट, काइट भी एक क्वाड्रिलैटरल है। रेक्टेंगल, स्क्वेयर एंड ट्रेपेजियम, तो ये सभी फिगर्स हमारे क्वाड्रिलैटरल हैं, क्योंकि इन सभी के अंदर हमारे 4 साइड्स हैं एंड 4 एंगल्स हैं एंड 4 वर्टिसेस हैं, ठीक है बेटा। तो क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? जिसके अंदर 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं एंड 4 वर्टिसेस होते हैं, उसे हम क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो हमारा जो ये चैप्टर है ये मेन हमारा पैरेललोग्राम के ही आसपास में घूमेगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ही इस चैप्टर का क्वाड्रिलैटरल का मेन टॉपिक रहेगा। पैरेललोग्राम, लेकिन उसमें यूज सारी ही चीज़ें हो जाएंगी, बट मेन क्या है? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हमें अच्छे से यहाँ पे स्टडी करनी है। पैरेललोग्राम की थ्योरम है 8.1 थ्योरम है ये। तो क्या है? A diagonal of parallelogram divides it into 2 congruent triangles। तो जैसे मान लीजिए एक आपके पास ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है ये इस पैरेललोग्राम को डिवाइड करता है 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में, क्योंकि यहाँ पर इस डायगोनल ने इस पैरेललोग्राम को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे, ठीक है, ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। तो फर्स्ट तो हमारी ये वाली थ्योरम हो गई। नेक्स्ट हमारी थ्योरम 8.2, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो कोई भी पैरेललोग्राम होगा आपका, उसके अंदर आपकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो हमेशा इक्वल होंगी। जैसे इस पैरेललोग्राम में ये वाली साइड इसके अपोजिट है, ये दोनों इक्वल होंगी, ये साइड इसके अपोजिट है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। तो कोई भी पैरेललोग्राम है उसमें आपकी साइड्स, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। नेक्स्ट है थ्योरम 8.3, if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram। अगर मान लीजिए आपको कोई पैरेललोग्राम दे दिया है, ठीक है, और उसमें आपको बोला गया है कि इस पैरेललोग्राम नहीं दिया गया, एक क्वाड्रिलैटरल बोला गया, एक क्वाड्रिलैटरल है आपके पास और उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो इसी का जो थ्योरम 8.2 है उसी का अपोजिट है बेटा 8.3, ठीक है, कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर आपको क्वाड्रिलैटरल बोला गया है और उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरम 8.4, थ्योरम 8.4, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है ABCD, एक पैरेललोग्राम है जिसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के सामने होते हैं। जैसे एंगल A के सामने है एंगल C, तो हम कह सकते हैं कि इसके जो अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल है। सो एंगल A इक्वल है एंगल C के, और इसी तरीके से एंगल B के अपोजिट है एंगल D, तो हम कह सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ठीक है। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब इसी का रिवर्स है बेटा थ्योरम 8.5, इफ इन अ क्वाड्रिलैटरल। अब आपको एक क्वाड्रिलैटरल दिया गया है, ठीक है, बोला गया है कि ये एक क्वाड्रिलैटरल है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल। तो आपको बोला गया है कि ये एक क्वाड्रिलैटरल है जिसमें इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल है, यानी कि आपको बता दिया गया है एंगल A इक्वल है एंगल C के और एंगल B इक्वल है एंगल D के, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल दिया कि आपको, अगर आपको यहाँ पे ये बोला गया है कि एंगल A इक्वल है एंगल C के, एंगल B इक्वल है एंगल D के, तो ये जो हमारा क्वाड्रिलैटरल है इसको हम बोलेंगे पैरेललोग्राम, ठीक है बेटा। थ्योरम 8.4 का ही अपोजिट है थ्योरम 8.5। नेक्स्ट है हमारा थ्योरम 8.6, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स,
पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, जैसे अगर हम ए को सी से मिला दें, बी को डी से मिला दें, बी को डी से मिला दें, ठीक है, तो जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते एक दूसरे को। इसका मतलब है ए ओ इक्वल है ओ सी के, ठीक है, ए ओ इक्वल है ओ सी के एंड बी ओ इक्वल है ओ डी के, ठीक है, क्योंकि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं इसको। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी थ्योरम 8.7। थ्योरम 8.7, इफ अ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल आपको दिया गया है और आपने ये प्रूव कर दिया कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं, तो आप कह सकते हो कि वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। थ्योरम 8.6 का ही अपोजिट है 8.7, ठीक है। अगर किसी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और अगर आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है और उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे एक दूसरे को, तो हम कह सकते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम की जो जो हमने प्रॉपर्टीज़ की हैं बेटा, उसको आप यहाँ पर एक बार देखो पैरेललोग्राम की नॉर्मली क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, जो मेन प्रॉपर्टी हैं क्या है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स इक्वल। किसी भी पैरेललोग्राम के, जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये तीन प्रॉपर्टी हैं और इन्हीं के अपोजिट आपको दिए गए हैं, ठीक है, तो उससे आपकी थ्योरम्स बन गई हैं। तो तीन चीज़ें ये आपने अपने याद रखनी है पैरेललोग्राम के बारे में, कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल्स। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे डायगोनल्स। तो डायगोनल्स किसके देख रहे हैं बेटा, ये हमारे पास स्क्वायर, ये है रेक्टेंगल एंड रोम्बस। तो रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस के डायगोनल्स के बारे में पढ़ेंगे हम। स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एंड बाइसेक्ट 90 डिग्री, ठीक है। जैसे ये आपके पास एक स्क्वायर है, तो इसके जो डायगोनल्स हैं बेटा, नाम दे देते पहले ए बी सी डी, ठीक है। इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को, पहले तो डायगोनल्स जो वो इक्वल है, यानी कि ए सी इक्वल है बी डी के, ठीक है, डायगोनल्स इसके इक्वल होते हैं, ए सी इक्वल है बी डी के। उसके बाद बोला गया बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसमें ए ओ इक्वल है ओ सी के और बाइसेक्ट 90 डिग्री, और जहाँ पर ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और हमारे सारे एंगल्स जो हैं, एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी एंड एंगल ए ओ डी, तो ये हमारे हो गए 90 डिग्री के, ठीक है। तो ये थी हमारी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज डायगोनल्स की। नेक्स्ट हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये दो बातें तो हमारी बिल्कुल सेम स्क्वायर की जैसी हो गई, क्योंकि स्क्वायर के भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन जो रेक्टेंगल्स के जो डायगोनल्स होते हैं, रेक्टेंगल्स के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर नहीं बनाते हैं, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे नहीं बनाते हैं। तो ये इसमें डिफरेंस है स्क्वायर और रेक्टेंगल में। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं और वहाँ पर जहाँ पर वो बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। लेकिन रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल ज़रूर होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, बट 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है डायगोनल्स की, रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। रोम्बस जो है वो स्क्वायर के जैसा ही होता है बेटा, रोम्बस स्क्वायर के जैसा ही होता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना आपने, जो रोम्बस होता है उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। जो इसके डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, जैसे ए बी सी डी है, तो इसके जो डायगोनल्स हैं ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, ठीक है, इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं रोम्बस के, और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बट ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इक्वल टू ओ डी है, और बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर ही ये बाइसेक्ट करते हैं जैसे स्क्वायर के करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये इसकी हैं डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज़,
ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस के। ठीक है, स्क्वायर में 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास। स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते हैं। रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, बट वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। नेक्स्ट हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है? मिड पॉइंट थ्योरम, थ्योरम 8.8, the line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side। ठीक है, अब क्या बोला गया इसमें? थ्योरम 8.8 में क्या बोला गया? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, यानी कि वो लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करती है मिड पॉइंट को ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पर अगर हम AB का मिड पॉइंट है D और AC का मिड पॉइंट है E, ठीक है, तो AB और AC का मिड पॉइंट, AB और AC के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो जो ये लाइन आई है हमारे पास, जो ये लाइन सेगमेंट है DE, वो पैरेलल होगी बेटा BC के। ठीक है, यानी समझे आप, ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 2 साइड्स के, ट्राइंगल में 2 साइड्स के मिड पॉइंट को जब हम जोड़ते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, यानी कि DE पैरेलल है BC पे। अब ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने ड्रॉ किया ऐसे ही होता है। देखो, मान लीजिए अगर आपके पास ये ट्राइंगल है और आपने इस साइड का मिड पॉइंट लिया और इस साइड का मिड पॉइंट लिया, इन दोनों को आपने ज्वाइन किया, तो जो ये लाइन सेगमेंट है ये इस थर्ड साइड के पैरेलल होगी। और सेम इसका दूसरा भी तरीका हो सकता है, क्या? जैसे मान लीजिए आपने इसका मिड पॉइंट लिया और इस वाली साइड का मिड पॉइंट लिया, तो ये जो इसको मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर हम 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट हमें मिलती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। ठीक है, ये हमारी थ्योरम 8.8 है। नेक्स्ट है थ्योरम 8.9, the line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। ठीक है, अब क्या बोला है इसमें? the line draw through the midpoint of one side। जैसे ये आपके पास एक ट्राइंगल है, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहे हो आप, इसके मिड पॉइंट, एक साइड आपने ली, उसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, तो इसका एक साइड का मिड पॉइंट लिया और दूसरी साइड के आप उसको पैरेलल ले रहे हो, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। क्या करना है? ट्राइंगल है आपके पास, उस ट्राइंगल का आपने, उस ट्राइंगल में किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट लिया और उसको आपने दूसरी साइड के पैरेलल लिया है, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। D यहाँ पर क्या है? मिड पॉइंट है AB का, और DE पैरेलल है BC के, तो हम कह सकते हैं AE इक्वल है AC के। ठीक है, अब ये ट्राइंगल जैसे यहाँ पर हमारे अलग अलग हो सकते हैं, इसी तरीके ऐसे भी हो सकता है। देखो, ट्राइंगल जैसे आपने अगर मान लो इस साइड का आपने मिड पॉइंट लिया और मिड पॉइंट लिया इस साइड का, और इसको आपने यहाँ से ये मिड पॉइंट लिया और आप इसको दूसरी लाइन के, इस लाइन के पैरेलल ले रहे हो। ठीक है, यहाँ से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो दूसरी ये जो थर्ड लाइन है इसको ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सेम इसको हम दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने मिड पॉइंट लिया इस लाइन का, इस लाइन का मिड पॉइंट लिया और इस लाइन के मिड पॉइंट को आपने, इस लाइन के मिड पॉइंट से आपने इस लाइन के, इस लाइन बोल सकते हैं हम, साइड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस साइड के आपने एक पैरेलल लाइन ली और यहाँ से ड्रॉ की, तो ये हमारी थर्ड साइड को, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ठीक है बेटा, ये है हमारे इसमें थ्योरम 8.9। तो क्या कहती है यहाँ पे, आपको समझ में आया? DAB का मिड पॉइंट है और DAB का मिड पॉइंट है और D पॉइंट से BC के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की जो AC को
इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि बाइसेक्ट करती है, AE इक्वल टू AC। तो ये थी हमारी थ्योरम 8.8 एंड थ्योरम 8.9। तो हमारे इस क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर में इन्हीं सब के बारे में हमें पढ़ना है। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट अपना अच्छे से समझ लिया तो आपको चैप्टर समझने में बेटा बहुत ईजीली हो जाएगा, आप इजीली सारी चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।